मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है? जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट कि भाई आरबीआई, देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने आरबीआई को ऑर्डर्स दिए, आरबीआई ने एसबीआई को ऑर्डर्स दिए और एसबीआई ने कंज्यूमर्स को वो ट्रांसफर कर दिया, राइट? लेट्स से मॉनेटरी पॉलिसी ने कहा इंक्रीज रेपो, ठीक है, आरबीआई ने रेपो बढ़ा दिया, एसबीआई ने भी अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, हेंस कंज्यूमर को भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इन्फ्लेशन में हो गया। अगर वहां पर महंगाई कम हो रही है या फिर देयर इज अ डिफ्लेशन और देयर इज अ रिसेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो गया है, तो यहां पर रेपो कम हो जाएगा, ये भी कम कर देगा, यहां भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी और यहां भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी। बस ये जो ट्रांसफर है, दिस ट्रांसमिशन, ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना पॉलिसी रेट्स का फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर टू द अदर टू द अदर एंटिटी, दिस इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसफर होना एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को। सो दिस इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांजिशन। अब हमारे सामने अभी तक हमने रेपो रेट पढ़ा है, ठीक है, बट रेपो रेट अकेला एक टूल नहीं है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है? बेसिकली इट सेज हाउ चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक इंपैक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाउ इट ब्रिंग्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सिंपल, कि वो कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आएगा। इसके दो टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव जिसमें पॉलिसी रेट्स को चेंज किया जाएगा, जो अभी तक हमने देखा है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव, किसको कितना पैसा देना है। लेट्स अंडरस्टैंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब है बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेंज करा जाए। सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, जो भी हैं, जितने भी आपके इंटरेस्ट रेट टूल्स होते हैं, हाउ टू यूज दोज इंटरेस्ट रेट टूल्स टू ब्रिंग चेंजेस इनटू द मनी सप्लाई। सिंपल सी बात है। अब जो क्वालिटेटिव होता है, जो क्वालिटेटिव होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट का कोई काम नहीं है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई काम नहीं है और कॉस्ट ऑफ मनी का कोई काम नहीं है। व्हाट इट डिसाइड्स? इट डिसाइड्स डायरेक्शन, इट डिसाइड डायरेक्शन, कि पैसा कहां जाना चाहिए। देखो, अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, मान लो, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को। अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा रेपो रेट बढ़ा दो, सो आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो पाएगा। लेकिन क्या आरबीआई ये डिसाइड कर सकता है कि किस चीज का इन्फ्लेशन कम होगा? होम लोन कम होगा या कार लोन कम होगा? ऐसा तो कोई डिसाइड कर नहीं सकता, राइट? कि पर्सनल लोन कम होगा या फिर लोग फॉरेन ट्रिप पे जाना छोड़ देंगे, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो उसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव टूल। ये ओवरऑल क्वांटिटी को कम कर देगा, ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मनी, राइट? सो ये किसको टारगेट करता है? ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि होम लोन है, कार लोन है या फिर आपके पर्सनल लोन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ओवरऑल जो मनी है इन द इकोनॉमी, इट विल चेंज दैट, ठीक है? देखो हर्षिता, आई एम जस्ट आंसरिंग, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूं कि जो बजाज फिनसर्व है ये एनबीएफसी होता है, ठीक है? एनबीएफसी के अलग फंडा है, एनबीएफसी फंक्शनिंग इज डिफरेंट। हम इसके मॉनेटरी की पॉलिसी के बाद हम लोग बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर के बाद हम लोग एनबीएफसी पे आएंगे, ठीक है? वहां पर आपके सारे क्वेरीज आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैं एनबीएफसी पढ़ाऊंगा आपको बहुत डिटेल में, उसके बाद मैं आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी पढ़ाऊंगा, एमएफआईज, ठीक है? तो वहां पर आपके इस क्वेश्चन का सवाल आंसर हो जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी से एनबीएफसी पे असर आता है या नहीं। नाउ कमिंग टू द क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव ये बताता है कि कौन से सेक्टर को या फिर ओवरऑल किस एरिया में आपको मनी सप्लाई कम या ज्यादा करनी है। सो क्वालिटेटिव का मतलब ये है, लेट्स से आरबीआई ने कहा
कि एमएसएमई का लोन बढ़ा दो, इंक्रीज द लोन टू एमएसएमई। अब ये सिर्फ एमएसएमई को टारगेट कर रहा है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को टारगेट नहीं कर रहा, ये रियल एस्टेट सेक्टर को टारगेट नहीं कर रहा, इट इज नॉट टारगेटिंग द ऑटोमोबाइल सेक्टर, मोबाइल सेक्टर, ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा। ये सिर्फ कह रहा है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप टारगेट करो, ठीक है, बाकी सेक्टर्स को कम कर दो, इस पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करो। ऐसा किया गया था कोविड के दौरान, बिकॉज एमएसएमई प्रोवाइड्स ओवर 10 करोड़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एमएसएमई जो होती है वो 10 करोड़ से ज्यादा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दे रही है, राइट। आप इकोनॉमिक डेटा में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एमएसएमई आप सभी को पता होगा, राइट। आपके गली के पास जो दुकान होती है जहां पे आप परचूनी का सामान खरीदते हैं, या फिर वो मैकेनिक की दुकान, राइट, कुछ भी, मतलब आप जो हेयर पार्लर होता है, जो हेयर ड्रेसर होता है, वहां आप जाते हैं, वो भी एक एमएसएमई है, राइट। सो ये सारी वो चीजें, आचार पापड़, द कॉटेज इंडस्ट्री, वो सब एमएसएमई है, बिकॉज दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसको कहेगा कि आप लोन बढ़ा दो। नाउ एमएसएमई फॉल्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स, इसके ऊपर भी हम काफी चर्चा करेंगे आने वाली क्लासेस में, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स क्या होता है। सो दिस इज द ओवरऑल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एक चीज याद रखना, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई रेजेस पॉलिसी रेट एंड ड्यूरिंग रिसेशन आरबीआई रिड्यूसेस पॉलिसी रेट। ये हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स थ्रू फ्लो चार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांजिशन। कमिंग टू एनडीटीएल, अब एक चीज याद रखना, एक पॉइंट है जैसे सीआरआर, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज सीआरआर, ठीक है। मैं फाउंडेशन कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को सीआरआर पता है। मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सीआरआर पता है, ठीक है। जो वो कैश जो आरबीआई के पास बैंक्स रखते हैं, एक होता है एसएलआर, ये भी आपको पता होगा। द पॉइंट इज कि सीआरआर एंड एसएलआर कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। मैंने ये कहा कि लेट्स से सीआरआर जो है वो 4% है और एसएलआर जो है वो 18% है। किसका 4% और किसका 18%? 4% ऑफ व्हाट, 18% ऑफ व्हाट? ये सबसे बड़ी पॉइंट है, राइट। सो द पॉइंट इज कि ये 4 और 18% क्या होता है? ये होता है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। एक बैंक की टोटल डिमांड और टाइम लाइबिलिटी कितनी है, उसका परसेंटेज सीआरआर या एसएलआर में रखा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि सीआरआर एसएलआर हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एनडीटीएल, राइट। एमसीएलआर जो होता है, राइट, वो क्वालिटेटिव चीजों को डिटरमाइन नहीं करता है। एमसीएलआर दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स, वो ये डिसाइड करता है कि एसबीआई जब एक कंज्यूमर को लोन दे रहा है वो कैसे देगा। आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स, राइट, एमसीएलआर जिसे कहते हैं, आरबीआई गिव लोन्स टू एसबीआई एंड एसबीआई गिव लोन्स टू कंज्यूमर्स, राइट। आरबीआई ने रेपो रेट 0.5% बढ़ा दिया, ठीक है। आरबीआई ने 0.5% बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एसबीआई अपना कार लोन, होम लोन 0.5 से बढ़ाएगा, 0.6 से बढ़ाएगा या 0.4 से बढ़ाएगा? पॉइंट इज कि एसबीआई के पास ऑप्शंस हैं, तो बढ़ाएगा तो है ऑब्वियसली, एसबीआई जो है इस इंक्रीज को आगे शिफ्ट कर देगा, बट वो जो शिफ्टिंग है वो किस बेसिस पर है? वो 0.4% होगी, 0.5% होगी, 0.6% होगी, ये डिटरमाइन करता है एमसीएलआर कि भाई उसकी जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है, एक बैंक की जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है, यानी बैंक अपना खर्चा भी तो निकालेगा ना, ऐसा तो है नहीं वो सारी चीजें ट्रांसफर कंज्यूमर को कर देगा। सो पॉइंट इज बैंक अपना फायदा और नुकसान देखता है, अपनी मार्जिनल कॉस्ट देखता है और फिर वो ट्रांसफर करता है उस बेसिस पर। हो सकता है बैंक 0.6 कर दे, अपना 0.1% उसमें जोड़ दे और कंज्यूमर के ऊपर सारा बर्डन डाल दे। हो सकता है क्योंकि बैंक के पास कंज्यूमर्स ही नहीं है, कस्टमर्स ही नहीं है, तो वो तो 0.5 की जगह 0.4 कर देगा ना, उसको तो कस्टमर्स चाहिए, तो वो सस्ता लोन देगा। भले ही आरबीआई ने लोन महंगा कर दिया, लेकिन वो सस्ता लोन देगा, क्यों? क्योंकि कस्टमर्स चाहिए। लेकिन अगर एसबीआई जैसा बैंक है
जिसके पास कस्टमर्स की कमी नहीं है, वो टॉप 50 बैंक्स में आता है दुनिया के, उसके पास कस्टमर्स की और पैसे की कमी नहीं है, तो वो तो 0.5 को 0.5 रख देगा. सो इट डिपेंड्स कि एक बैंक की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है.